Hello children, welcome back to my channel Economics with Purnima Sharma. And again I want to request you all, if you are understanding the concept well here with me, you are feeling comfortable, more knowledgeable, तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि मैं भी क्या हूँ, एक इंसान हूँ और इंसान को हमेशा क्या चाहिए, मोटिवेशन चाहिए। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों, वो कंटिन्यूएशन में पहले मेरी वीडियो में मैंने आपको फिजिकल मेजर बताए थे, जो कि गवर्नमेंट लेती है किसको कंट्रोल करने के लिए, एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को, या हम कहेंगे इन्फ्लेशनरी प्रेशर और डिफ्लेशनरी प्रेशर को। कौन लेती है, गवर्नमेंट, किसके थ्रू, फिजिकल पॉलिसी। इसको ध्यान रखना, क्योंकि ये बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो आपको दिख रहा है, मैंने कौन सा लिया है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो कौन लेता है, कौन यूज करता है, आरबीआई। कहीं के लिए, टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, और वी कैन से टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो आज का ये टॉपिक है। शुरू करने से पहले एक छोटा सा कोट, क्योंकि मुझे पता है आपको भी मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, आप मुझको कीजिए, क्योंकि मुझे भी मोटिवेशन चाहिए बच्चों। और मुझे मोटिवेट करने का एक ही तरीका है कि प्लीज़ लाइक ज़्यादा किया करो, कमेंट किया करो। तुम्हारा छोटा सा कमेंट मुझे अगली वीडियो के लिए बूस्ट अप करता है, ठीक है। एक सब्सक्राइब बढ़ना मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए बूस्ट करता है। तो एक कोट मैं आपके लिए लाई हूँ कि रहा संघर्ष की जो चलता है, रहा संघर्ष की जो चलता है, वो ही संसार को बदलता है। वो ही, उसी में ताकत होती है कि वो संसार को बदल दे। रहा संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। यानी कि अब टाइम आ गया है, अपनी जर्नी पूरे जोश के साथ शुरू करो। रातों की चिंता मत करो, रातें आएंगी, रात आ जाए और आके पता चली जाए और आपको पता ही ना चले कि सुबह हो गई है। इतने इन्वॉल्वमेंट के साथ प्लीज़ बच्चों आप लगो, और आप देखो कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आप भी खुद सरप्राइज हो जाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वांटिटेटिव मेजर, ठीक है। ये क्या है, आरबीआई जो बच्चों मनी सप्लाई को, ये इन्फ्लेशन किससे होती है, मैंने बताया था एक्सेस डिमांड से, और एक्सेस डिमांड क्यों होती है, एक्सेस मनी सप्लाई से, ठीक है। और डेफिसिट डिमांड किससे होती है, डेफिसिट मनी सप्लाई से। और क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है, डिफ्लेशनरी गैप। तो इसके जो आरबीआई मॉनेटरी मेजर्स लेता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, जो उसको कंट्रोल करता है, उसके दो मेजर हैं बच्चों, एक तो क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, कभी कभी इस नाम से भी आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव मेजर हमेशा याद रखो, कौन से मेजर होते हैं जो आरबीआई लेता है, जो कि मनी सप्लाई की टोटल वॉल्यूम को, किसको, टोटल वॉल्यूम को, किसकी, मनी सप्लाई की, मनी सप्लाई की टोटल वॉल्यूम को फॉर द कंट्री एज ए होल अफेक्ट करते हैं। समझ में, कि वो मेजर जो मनी सप्लाई की टोटल वॉल्यूम को फॉर द नेशन एज ए होल या तो बढ़ा देता है, या डेफिसिट डिमांड में बढ़ाएगा, या फिर कम कर देता है एक्सेस डिमांड में। वो सारे मेजर्स हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स में आते हैं। अब ये देखो, पहले मैं आपको एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड दोनों में साथ साथ बताऊंगी, ध्यान से सुनेंगे। बैंक रेट और रेपो रेट, पहले सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, ये है क्या, फिर उसका यूज लिखो, ठीक है। बैंक रेट क्या होता है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर लॉन्ग रन, ठीक है। और रेपो रेट क्या है, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट रन, ठीक है। ये रेपो रेट है। बस डिफरेंस क्या है, शॉर्ट रन में रेपो रेट और लॉन्ग रन में आपको लिखना है बैंक रेट। ये मीनिंग लिखा आपने। अब उसको हमने क्वेश्चन को समझना है कि एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है, ठीक है।
डेफिसिट डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग, और एक्सेस डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग। सपोज एक्सेस डिमांड हो रही है, ठीक है, एक्सेस डिमांड यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है। अब इन्फ्लेशन को कैसे करेंगे बच्चों कंट्रोल, कि बैंक रेट को, दोनों की वर्किंग एक ही है, बस डिफरेंस क्या है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, तो वर्किंग में एक साथ पढ़ा रही हूँ कि अगर इन्फ्लेशन है तो आरबीआई बैंक रेट और रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब बैंक रेट और रेपो रेट बढ़ा, ठीक है, तो कॉमर्शियल बैंक अगर महंगे रेट पे ले रहा है बच्चों, किससे, आरबीआई से लोन, तो सस्ते रेट पर तो लोगों को नहीं देगा, तो कॉमर्शियल बैंक भी अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। यानी कि इधर आरबीआई ने बैंक रेट रेपो रेट बढ़ाया, इधर कमर्शियल बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, ठीक है। और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा तो व्हाट इज अबाउट द जनरल पब्लिक, उनके लिए तो लोन महंगा हो गया, लोन महंगा हो गया क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई, उनको अब ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। अब लोन महंगा हो गया बेटा, तो अब सिंपल सा लॉ ऑफ डिमांड लग जाता है, कोई चीज़ महंगी हो जाए उसकी डिमांड कम हो जाती है। तो यहाँ पे लोन महंगा हुआ क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा, तो उस लोन की डिमांड कम हो गई। अब लोग जो है कम लोन की डिमांड करेंगे। अब लोन की कम डिमांड करेंगे तो क्या होगा, मनी सप्लाई कम हो जाएगी मार्केट में, और जो एक्सेस मनी सप्लाई थी, जिसके कारण एक्सेस डिमांड हो रही थी, जिसके कारण इन्फ्लेशन हो रहा था, वो कंट्रोल हो जाएगा। एक्सेस डिमांड सफिशिएंट डिमांड में आ जाएगी। तो कौन सा कैसे, बिल्कुल इसी प्रोसीजर में लिखना है, इंक्रीज इन बैंक रेट, रेपो रेट, फिर कॉमर्शियल बैंक विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, cost of borrowing will increase, the loan becomes, because the loan becomes expensive for the general public, demand for loan will fall, money supply will fall, excess demand will be controlled, the inflation will be controlled, ठीक है। अब आ जाइए रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है बच्चों, रिवर्स रेपो रेट होता है जैसे कि हम लोग अपना जो बचती है सेविंग वो बैंक में जमा करते हैं, और बैंक हमें क्या देता है बच्चों, इंटरेस्ट। इसी तरह से बच्चों कॉमर्शियल बैंक के पास भी जो सरप्लस फंड्स होते हैं, जो उसके पास पैसा बचा है, ठीक है, तो सरप्लस फंड्स को वो आरबीआई के पास अपने अकाउंट में डिपॉजिट करता है, ठीक है। और उस डिपॉजिट पर जो आरबीआई इंटरेस्ट पे करता है कॉमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो क्या है रिवर्स रेपो रेट, द रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक पार्क देयर सरप्लस फंड्स विद आरबीआई इन देयर अकाउंट, उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रिवर्स रेपो रेट में क्या करेगा, आरबीआई बढ़ा देगा, इसको भी बढ़ाया एक्सेस डिमांड में और इसको भी बढ़ाएगा, तीनों को बढ़ाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या हुआ, लोन महंगा हुआ, इंटरेस्ट रेट बढ़े, और इससे क्या होगा कि कॉमर्शियल बैंक के पास कम फंड्स बचेंगे लोन देने के लिए जनरल पब्लिक को। सपोज कॉमर्शियल बैंक के पास इतने फंड्स हैं बच्चों, ठीक है, लोन के लिए, और इतने आरबीआई ने क्या किया, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया एक्सेस डिमांड में। अब इतने लोन दे रहा था अगर कॉमर्शियल बैंक, तो फटाफट इतने उठा के कहाँ रख देगा, आरबीआई के पास, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया और कॉमर्शियल बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट मिलने वाला है, और वहाँ पे ज़्यादा सेफ भी है उसके फंड्स। तो कॉमर्शियल बैंक किसके पास जमा करना प्रेफर करता है, आरबीआई के पास। अब इतना उसने आरबीआई के पास रख दिया, तो यानी कि पहले इतना लोन दे रहा था, सोचो जरा, और अब कितना दे पाएगा, सिर्फ इतना ही दे पाएगा, क्योंकि ये तो उसका किसके पास चला गया, आरबीआई के पास। तो उसकी क्या घटी, लेंडिंग पावर। क्या घटी, इसमें कीवर्ड क्या है, लेंडिंग पावर ऑफ कॉमर्शियल बैंक विल फॉल, ठीक है। तो लैंडिंग पावर कम हो गई तो कम लोन देगा, कम लोन देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी तो एक्सेस डिमांड खत्म हो जाएगी, दैट्स इट। पूरा नंबर मिलेगा इतना इसी सीक्वेंस में लिखने से, ठीक है। अब आ जाइए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है बच्चों
पहले हमेशा क्या जरूर लिखना, क्या वो उसमें कभी कभी आपकी जो मार्किंग स्कीम आती है उसमें पूछा तो जाता है हाउ इट इज़ यूज टू कंट्रोल, लेकिन पहले उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। तो बच्चों को तो पता नहीं डेफिनेशन भी लिखनी है, वो पता चला पूरा वर्किंग लिख देता है और सोचता मुझे पूरे नंबर मिलेंगे। अब मार्किंग स्कीम में तो डेफिनेशन भी दिया है और वहाँ पे टीचर्स उसका नंबर काट लेते हैं। तो प्लीज़ पहले क्या है लिखो, फिर उसका यूज़ लिखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है बच्चों। ओपन मार्केट ऑपरेशन है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। क्या है बेटा? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट। ठीक है, जैसे कि आपका इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन में मनी सप्लाई को बाहर करना है मार्केट से, ताकि लोगों के पास परचेसिंग पावर कम हो और वो डिमांड कम करे। तो आरबीआई क्या करेगा, जो सिक्योरिटीज, सपोज मैं आरबीआई हूँ और आप क्या कमर्शियल बैंक है, ठीक है, और इन्फ्लेशन हो रही है इंडिया में, तो आरबीआई क्या करना शुरू कर देगा, मेरे पास जो सिक्योरिटी है मैं आपको बेचना शुरू कर दूंगी, कमर्शियल बैंक को, पब्लिक को। जब मैं आपको सिक्योरिटीज बेचूंगी तो बदले में आप क्या दोगे मुझको? पैसा। तो आपके जो फंड्स हैं जिनसे आप डिमांड रेज करते थे बच्चों, वो खिंच के किसके पास आ गए? मेरे पास। ठीक है, यू विल पे इन रिटर्न ऑफ द सिक्योरिटी यू परचेस्ड एंड दैट विल रिड्यूस योर परचेसिंग पावर। सपोज पहले इतना लोन दे रहा था, ठीक है, पूरा, अब इतने के उसने क्या खरीद लिए? सिक्योरिटीज मेरे से खरीद ली, तो उसकी लैंडिंग पावर कितनी बची? सेम चीज, कम हो गई। और लैंडिंग पावर कम होगी तो कम लोन देगी, कम लोन देगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड कम होगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेगा आरबीआई? ओपन मार्केट ऑपरेशन में सेल करेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। अब लीगल रिजर्व रेशियो क्या होता है? सीआरआर एंड एसएलआर जो बैंक को कंपल्सरी है, मैंडेटरी है कैश में रखना, और ये कौन डिसाइड करता है बच्चों? आरबीआई। सीआरआर क्या होता है? फिक्स प्रपोर्शन ऑफ द डिपॉजिट ऑफ द कमर्शियल बैंक विच इज टू बी कैप्ट विद आरबीआई, सीआरआर विद आरबीआई इन देयर अकाउंट एज मिनिमम कैश बैलेंसेस। मिनिमम बैलेंसेस यानी कि जैसे कि मेरा अगर किसी बैंक में अकाउंट है तो 5000 मेरा बैलेंस होना ही चाहिए, ये आपका रूल है कमर्शियल बैंक का। ठीक है, ऐसे ही आरबीआई को के पास सारे बैंक्स के अकाउंट है, उसमें एक मिनिमम बैलेंस उनको मेंटेन करना पड़ता है जो कि आरबीआई डिसाइड करता है, उसको बोलते हैं सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। एक होता है एसएलआर, स्टार्टरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है बच्चों? जो हर बैंक को अपने पास अपने डिपॉजिट का एक फिक्स प्रपोर्शन कैश में रखना पड़ता है। अब पूछो तो क्यों रखना पड़ता है? क्यों पूरा लोन नहीं दे सकते? क्यों हमें वो कैश में रखना है? सपोज तुम ही आ गए मेरे से पैसे अपने लेने के लिए, तो कहाँ से दूंगी बेटा? उसके लिए मेरे पास कैश भी होना चाहिए ना। तो टू मीट द डेली पेमेंट रिक्वायरमेंट, ठीक है, कॉमर्शियल बैंक हैज टू कीप ए फिक्स प्रपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट इन कैश विद देमसेल्व्स। एक तो आरबीआई के पास सीआरआर, विद देमसेल्व एसएलआर। ठीक है, अब इसको एक्सेस डिमांड में कैसे यूज करेगा? एक्सेस डिमांड में इसको बढ़ा देगा। क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, सपोज इसमें से इतना अभी कैश रिजर्व था, अभी इसी फिगर को यूज करते हैं, ये एलआरआर था, और इतना फंड्स वो कॉमर्शियल बैंक लोन के लिए यूज कर रहा था। अब क्या किया आरबीआई ने? एक्सेस डिमांड में इसको बढ़ा दिया कि भाई अब इतना और आप कैश में रखेंगे, तो जो ये है ये वो लोन नहीं दे सकता। अब जब लोन नहीं दे सकता, मनी सप्लाई कम हो गई, इन्फ्लेशन एक्सेस का डिमांड कंट्रोल हो गई और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गई। तो एसएलआर को, सीआरआर को बढ़ा देगा, इसको बढ़ाएगा, इसको भी बढ़ाएगा, इसको भी बढ़ाएगा, इसको भी बढ़ाएगा, और इसमें क्या करेगा? सेल करेगा। किसमें? एक्सेस डिमांड में, टू कंट्रोल इन्फ्लेशनरी गैप। कौन?
आरबीआई। और ये क्या है? क्वांटिटेटिव मेजर टू बाई आरबीआई। और ये क्वांटिटेटिव मेजर किसमें है? अंडर मॉनेटरी मेजर। ठीक है। अब इसका अपोजिट कर लेंगे, डेफिसिट डिमांड है तो डेफिसिट डिमांड है तो इसका अपोजिट क्या होगा? बैंक रेट कम, रेपो रेट कम। ठीक है, कम, रेपो रेट कम। ठीक है, ये क्या हो गया? डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड को कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट कम, रेपो रेट कम। ठीक है, जब बैंक रेट और रेपो रेट कम हो जाएगा तो कॉमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा। कॉमर्शियल बैंक का इंटरेस्ट रेट कम होगा बच्चों तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो गई, लोन चीपर हो गए। और जब लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई हुआ, जब कोई चीज़ सस्ती हो गई उसकी डिमांड बढ़ गई, तो लोगों ने फटाफट लोन की डिमांड को बढ़ा दिया। ठीक है, कैसे कि उसने अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी लोन लिए, प्रोडक्टिव पर्पस के लिए भी लोन लिए, और डिमांड फॉर लोन इंक्रीज्ड। और मनी सप्लाई मार्केट में क्या हो गई? बढ़ गई। और मनी सप्लाई जब बढ़ गई तो क्या हुआ? जो डेफिसिट डिमांड थी, डेफिशिएंट डिमांड थी, जो नीचे थी, वो ऊपर आ गई। ठीक है, और किसके बराबर हो गई? सफिशिएंट डिमांड के बराबर हो गई, डिफ्लेशन खत्म हो गई। इसी तरह से रिवर्स रेपो रेट में क्या करेगा? कम कर देगा। मैं आरबीआई हूं, अगर मैंने द रेट यू आर डिपॉजिटिंग योर मनी, यू आर कमर्शियल बैंक, ठीक है, विद मी, इफ आई विल रिड्यूस, तो आपके लिए तो ये प्रॉफिट की बात नहीं है कि मैं पहले 10% दे रही थी, अब मैं कह रही हूँ मैं 8% दूंगी आपके डिपॉजिट पे। तो फिर फटाफट आप क्या करोगे? मेरे पास से पैसा निकालोगे। कॉमर्शियल बैंक सारा आरबीआई से निकाल के और किसको देंगे? लोगों को देंगे। और जब लोगों को देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसकी लैंडिंग पावर बढ़ गई बैंक की, कॉमर्शियल बैंक की, और मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डेफिसिट डिमांड कंट्रोल हो गई, डिफ्लेशन कंट्रोल हो गई। ठीक है, इसी तरह से आ जाइए इसका ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या करेगी? उसमें बेचा था तो इसमें खरीदेंगे। ठीक है, खरीदेंगे तो क्या होगा? मैंने सपोज मैं आरबीआई हूँ और आप क्या कमर्शियल बैंक है, मैंने आपसे खरीदी तो सिक्योरिटी आपसे मेरे पास आई, और मुझे फिर क्या करना है बदले में? आपको पेमेंट। जब मैंने आपको पेमेंट किया कमर्शियल बैंक्स को, तो आपकी क्या बढ़ गई बच्चों? लेंडिंग पावर। ठीक है, आपके फंड्स बन गए टू गिव द लोन्स टू द पब्लिक, और आप ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। ज़्यादा लोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी और डेफिसिट डिमांड, डिफ्लेशनरी गैप खत्म हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इसके बाद आ जाइए क्या? कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एलआरआर लीगल रिजर्व रेशियो मैंडेटरी, और इसमें दोनों आते हैं। अब इसको क्या कर देगी? कम कर देगी। अगर लीगल रिजर्व रेशियो को कम किया, सीआरआर को कम किया, एसएलआर को कम किया, तो अब उसको कम फंड्स, अपने डिपॉजिट का कम प्रपोर्शन अपने पास रखना है कैश में। ठीक है, और ज़्यादा उसके पास अवेलेबल हो गया लोन देने के लिए। अब वो ज़्यादा अगर लैंडिंग, उससे क्या होगी? उसकी लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई, और लैंडिंग कैपेसिटी बढ़ी तो मोर लोन्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड मनी सप्लाई विल इंक्रीज, purchasing power of the people will increase, and a demand which was deficit will come up. ठीक है, और डिफ्लेशन विल बी ओवरकम। तो ये क्या थे हमारे क्वांटिटेटिव मेजर्स। ये क्या थे? क्वांटिटेटिव मेजर्स। ठीक है, अब इसका दूसरा है क्वालिटी। बच्चों यहाँ पे अगर पढ़ रहे हो मेरे साथ तो मैं 100% की गारंटी लेती हूँ, लेकिन आपको भी ईमानदारी से पढ़ना होगा। जितनी ऑनेस्टली मैं पढ़ाती हूँ उतना ही ऑनेस्टली आपको पढ़ना होगा। फास्ट फॉरवर्ड करके चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, और उसको आप बड़ी स्क्रीन पे देखो, बुक रख के देखो, और समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस उसके प्रैक्टिस करो। मैं गारंटी दे रही हूँ आपका 100 और 100 आएगा। ठीक है, अब आ जाइए कौन सा? क्वालिटेटिव मेजर्स।
क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं? जिससे कि क्वांटिटी अफेक्टेड नहीं होती बच्चों, क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मेजर्स होते हैं जिससे क्वांटिटी ऑफ मनी सप्लाई इफेक्टेड नहीं होती, टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इफेक्टेड नहीं होगी। इससे क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो चेंज हो जाएगा। किसको इफेक्ट करेगा ये? डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो। किसको इफेक्ट करता है? इट अफेक्ट द डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो। यानी कि हम कंजप्शन के लिए भी लोन लेते हैं, प्रोडक्शन के लिए भी लोन लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो इन्फ्लेशन है, ठीक है, इसके तीन है आपका, एक तो मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है बच्चों? द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड एंड द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल। ठीक है, द वैल्यू ऑफ कोलेट्रल जो आपने लोन लेने के लिए आप रखते हैं बैंक के पास, और अमाउंट ऑफ लोन जो बैंक आपको देता है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट अगर 20%, इसको प्रैक्टिकली समझो, ठीक है, और आप 1,00,000 की सिक्योरिटी रख रहे हैं, तो बैंक आपको 80,000 का ही लोन देगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी है? 20%। ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी के बराबर लोन बच्चों नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है? कि आपकी सिक्योरिटी जो आप रख रहे हैं कोलेट्रल, उसकी अगर प्राइस फ्यूचर में कम हो गई, ठीक है, तभी भी बैंक के लोन सेफ रहेंगे। अगर उसकी 20% प्राइस कम हो गई कोलेट्रल की, तभी भी उसको 80,000 तो मिल जाना है। तो इसलिए हमेशा वैल्यू ऑफ कोलेट्रल हायर होती है एज कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द कमर्शियल बैंक टू द पब्लिक। अब इन्फ्लेशन में इसको बढ़ा देगी। उसने, आरबीआई ने कहा भैया कंजप्शन के लिए आप 40% रखिए और प्रोडक्शन के लिए 20% ही। ठीक है, अब अगर हम कंजप्शन के लिए लोन लेने चलते हैं बैंक से, तो 1,00,000 का लोन लेने के लिए हमें 1,40,000 का कोलेट्रल रखना पड़ेगा। ठीक है, और पहले कितने का लगते थे? 1,20,000 का। अब कितने लोगों के पास ऐसा होगा कि 1,20,000 का तो कोलेट्रल था मेरे पास, लेकिन 1,40,000 का मेरे पास कोलेट्रल नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है रखने के लिए, तो आई विल नॉट बी एलिजिबल, ठीक है, टू आस्क द लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, क्योंकि मेरी बोरोइंग कैपेसिटी को अफेक्ट किया। दूसरी साइड में जो उन्होंने कमर्शियल बैंक की लेंडिंग कैपेसिटी को भी इफेक्ट किया, कि वो 1,40,000 की अगर सिक्योरिटी है तो 1,00,000 से ज़्यादा लोन बैंक नहीं दे सकता। इसने किसको अफेक्ट किया? लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ कमर्शियल बैंक, क्योंकि उसने एक लिमिट फिक्स कर दी कि भाई मैक्सिमम, ठीक है, 40% वैल्यू सिक्योरिटी शुड बी हायर देन द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड। ठीक है, तो ये क्या यूज करता है? इन्फ्लेशन में करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन में क्या है? मनी सप्लाई एक्सेस है, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा। ठीक है, और डेफिसिट डिमांड में मार्जिन रिक्वायरमेंट कम कर देगा। ठीक है, अब उसमें आ जाइए राशनिंग, क्रेडिट राशनिंग। ठीक है, उसने, आरबीआई ने कहा इन्फ्लेशन है तो कि कमर्शियल बैंक से कि डोंट गिव द लोन फॉर कंजप्शन, क्योंकि कंजप्शन का जो लोन होता है बच्चों, वही बेसिकली डिमांड को अप करता है। अगर प्रोडक्शन के लिए तो वो आउटपुट भी बढ़ाता है। ठीक है, तो अगर स्पेसिफिकली अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिया जा रहा है, तो जितना लोन आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उसका केवल 20% ही कंजप्शन के लिए लोन देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। क्या की? लिमिट फिक्स कर दी। ठीक है, मैक्सिमम लिमिट। इसको हमने क्या बोला? क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग तो फिक्सिंग होता है ना, मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना। तो इसके थ्रू भी मनी सप्लाई को हम कम करते हैं। अब डेफिसिट डिमांड है तो कोई लिमिट फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, बांटो 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 बांटो, लोन दो सबको दो, सब पर्पस के लिए दो। ठीक है, अब आ जाइए
एक है मॉरल सुइजन। मॉरल सुइजन में क्या होता है कि भाई इनिशियली जैसे इन्फ्लेशन शुरू होती है या डिफ्लेशन शुरू होता है ये सिचुएशन, तो आरबीआई सारे बैंक्स के चेयरमैन की मीटिंग कॉल करते हैं। ठीक है, एक तरीका ही होता है, मीटिंग में उनको एड्रेस करते हैं, सिचुएशन बताते हैं, समझाते हैं कि एक्सेस डिमांड है, प्लीज़ कम लोन डिस्ट्रीब्यूट करो, डेफिसिट डिमांड है, प्लीज़ लोन ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक है, फिर उसके बाद लेटर भी लिख के बताते हैं कि उनको लेटर इशूज़ कर किए जाते हैं कि भाई आपको लोन कम देने हैं। तो इस तरह से भी मनी सप्लाई को कंट्रोल, कुछ बैंक्स उसमें मान जाएंगे और नहीं मानेंगे तो फिर दूसरे मेजर्स का बैंक यूज़ करेगा। तो इस तरह से ये मेजर क्या है, क्वालिटेटिव मेजर्स हैं जो क्या इफेक्ट करते हैं, हमेशा याद रखो, डायरेक्शन ऑफ क्रेडिट फ्लो। वॉल्यूम को कौन इफेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव मेजर, बैंक रेट, रेपो रेट। ठीक है, तो इसको आप नहीं भूलेंगे। और ये आपका कंप्लीट, और इसमें क्या है बच्चों, आजकल वैल्यू बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड आ गए, केस स्टडी बेस्ड आ गए। तो उसमें पता चला एक केस स्टडी दे दी जाएगी, उसमें पहले रिकॉग्नाइज कराया जाएगा, आइडेंटिफाई कराया जाएगा, आइडेंटिफाई कराने के बाद आप लिखेंगे उसको कैसे ये हो रहा है एज पर द केस स्टडी। तो हर चीज़ को बार बार मैं समझा रही हूँ, समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसको समझो, डेप्थ में समझो, तब आपको लगेगा कि हाँ मैम सही कह रही थी, पहले अंडरस्टैंडिंग देन प्रैक्टिस। कुछ लोग बच्चे के पेरेंट्स इतने पैनिक हो जाते हैं इस समय पे, जगह जगह से किसी ने कह दिया ये सैम्पल पेपर, अच्छा सैम्पल पेपर ला के दे दिया, भैया सैम्पल पेपर करो। अरे बच्चे को भी कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो वो सैम्पल पेपर क्या करेगा। तो सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, कॉन्सेप्ट क्लियर देन प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस तो जितना करोगे उसकी कोई लिमिट नहीं है। और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कहा ये जैसे पढ़ा है आपने, और इसके 1 मार्कर अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तब आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद आप एप्लीकेशन, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, 3 और 4 मार्कर, आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर। और ये जो है सेंट्रल बैंक का भी है, मॉनेटरी मेजर। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोलर एक फंक्शन सेंट्रल बैंक के चैप्टर में भी और यहाँ पे भी है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन, बी गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड सिटीजन एंड सर्व टू योर नेशन, टू योर फैमिली, टू योर सेल्फ। ठीक है, और बाद भविष्य में हमेशा आपको मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा रहेंगी, क्योंकि आई लव द चिल्ड्रन मोस्ट। थैंक यू।